Good morning, students. Today we'll study chapter number 3, Atom and Molecules, part 2. In this chapter, we will complete some topics like mole concept. Let's begin. तो ये शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक्स इन दिस लेक्चर, तो यहाँ पर हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर लेते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की बात करेंगे, हम बात करेंगे केमिकल फार्मूले की बात करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूले की बात करेंगे, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूले की बात करेंगे, कैसे कौन कौन से रूल्स हैं केमिकल फार्मूले बनाने के लिए, राइट करने के लिए। फिर इसके बाद हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें वो है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बाद इसमें हम मोलर मास कवर करेंगे। मोलर मास के बाद हम सबसे लास्ट टॉपिक जो रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एटम्स की बात हमने पहले बात कर ली थी। तो एटम्स क्या होता है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसे हम कहते हैं एटम। तो फिर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल्स इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो जनरली क्या होता है कि 2 और मोर एटम्स का ग्रुप होता है। क्या होता है, 2 या मोर एटम्स का ग्रुप होना है, यानी एक से अधिक एटम्स से वापस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन वहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी वो दोनों, वो तीनों, वो चारों एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, एक सल्फर का एटम ले लिया, एक क्लोरीन का एटम ले लिया। अब ये 4 एटम तो ग्रुप में जुड़ हो गए, लेकिन उनके बीच केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए, और अगर केमिकली वो बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स होता है आपका H2O। तो H2O क्या है, H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये दोनों आपस में कंबाइन है, और कंबाइन किस थ्रू है, बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड है। ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। तो चूंकि ये केमिकली बॉन्डेड हैं, इसलिए H2O क्या है, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, मैटर का। आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको, एलिमेंट्स। अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स को छोड़ दें, यानी 118 एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। इसके अलावा जितने भी मैटर हैं उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, वो क्या होगी, वही आपकी क्या होगी, मॉलिक्यूल होगी। क्लियर। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो H2O मैंने ऊपर दिखाया आपको। H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। अगर हम पानी की बात करें, पानी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो होते हैं आपकी H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सब सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात 2 चीजें हैं, एक तो एक से अधिक एटम केमिकली बॉन्डेड हो एक साथ, दूसरी चीज़ क्या है कि ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और तीसरी बात ये है कि यही मॉलिक्यूल पूरे मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, यानी डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बाद। मॉलिक्यूल्स के अगर यहाँ पर हम एक बात और कहें तो मॉलिक्यूल्स में हैव एटम और सम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी मॉलिक्यूल्स में जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए। वो एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के कई सारे एटम्स हो सकते हैं, या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। इस बात पे डिपेंड करता है, इस बेस पे हम इनको 2 से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं किसको, मॉलिक्यूल के, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स। क्लियर। तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे कहते हैं, कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स। यदि एक ही एलिमेंट्स के कई सारे एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
दूसरा, अगर एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसी को हम बोल देते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली बॉन्डेड हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड। और अगर एक ही एलिमेंट्स के एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स की बात करें, H2 मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं। ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में बॉन्डेड हैं। O3 ओजोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं। S8 की अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 8 एटम से मिलकर बनता है। इसी तरह जो आपका फॉस्फेट और फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस के 4 एटम आपस में कंबाइन होकर ये आपका फॉर्म करते हैं। तो ये सभी एक ही एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? अगर एक से अधिक है, मैंने बताया था एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं H2O मॉलिक्यूल में क्या है कि हाइड्रोजन के भी एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के भी एटम है। तो जब एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम होते हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। इसी तरह CO2 की बात कर लो, यहाँ पर कार्बन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, तो एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम है, इसलिए इसे भी हेट्रो एटॉमिक बोलेंगे। NaCl की बात कर लें तो Na भी है यहाँ पर और Cl भी है, 2 प्रकार के एटम है। कैल्शियम यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर है। तो एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम यदि आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो जनरली अगर हम एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, यानी किसी एक ही एलिमेंट के जितने एटम एक साथ कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, यानी किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए जितने एटम की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है और उसकी एटॉमिसिटी लिखी हुई है। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें आर्गन की बात करें चाहे हीलियम की बात करें, तो आर्गन और हीलियम दोनों क्या है, नोबल गैसेस होती हैं और नोबल गैस होने की वजह से कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं और इसीलिए इनके जो एटम्स होते हैं वो अकेले भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो इनका आर्गन का अकेला एटम या फिर हीलियम का अकेला एटम। तो जब अकेला एटम कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो अकेला एटम है तो अकेला एटम रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। और एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, तो दोनों की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1 और दूसरे की भी 1। ठीक है, दूसरे यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की बात करें, तो ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस हमेशा 2 ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। अकेला एक ऑक्सीजन का एटम होगा, एटम कभी भी एग्जिस्ट होता नहीं है, इसलिए दो ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन गैस बनती है। और जब ऑक्सीजन गैस बन जाती है तो 2 एटम जब आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो इसकी जो एटॉमिसिटी होती है उसे हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। चूंकि 2 एटम मिले हैं इसलिए डाई एटॉमिक कहते हैं और इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में भी हाइड्रोजन के 2 एटम मिले हुए हैं, तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिले होते हैं तो इन्हें बोलते हैं डाई एटॉमिक और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। इसी तरह अगर हम बात करें फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के जो 4 एटम है वो आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके P4 बनाते हैं। तो चूंकि 4 एटम एक साथ कंबाइन होते हैं इसलिए हम बोलते हैं इसे टेट्रा एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक में जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4। इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के 8 एटम एक साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तब जाके आपका सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8। तो अगर एटॉमिसिटी की बात की जाए तो सिंपल सी बात करो कि जब किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हो तो जितने एटम एक साथ मिलेंगे उसी को बोलेंगे उसकी एटॉमिसिटी। सारी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि एटॉमिसिटी होती क्या है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल फार्मूले। अब केमिकल फार्मूले की बात करें तो नॉर्मल तौर पे आपको पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारी समस्याएं आती होंगी। केमिकल फार्मूला NaCl कैसे बन गया, CO2 कैसे बन गया, है ना, कार्बन मोनो कैसे बन गया, या कई सारे केमिकल फार्मूले होते कैसे बनते हैं। तो आज हम इसी बेस पर चर्चा करने वाले केमिकल फार्मूले होते कैसे हैं, केमिकल फार्मूले बनाए कैसे जाते हैं। तो अगर आज की ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से जो केमिकल फार्मूले हैं वो हम खुद ही बना सकते हैं, आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं
केमिकल फार्मूले होते क्या हैं? तो केमिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी की भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, यानी किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी एलिमेंट्स को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं फार्मूला। जैसे नॉर्मल तौर पे H2O क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो वाटर में जो कंपोजिशन किसका किसका है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में बता दें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम कैसे जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन को हम नॉर्मल तौर पर क्या लिख देते हैं? H2O, और ऑक्सीजन को लिख देते हैं O। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसी को हम बोल देते हैं केमिकल फार्मूला। होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूले, यानी केमिकल फार्मूले की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वह क्या है कि द वैलेंसीज ऑफ चार्जेस और आयंस मस्ट बैलेंस, यानी किसी भी केमिकल फार्मूले में क्या क्या चीजें बैलेंस होनी चाहिए? वैलेंसीज, या उसी को हम बोलते हैं चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होती है, पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी जो होती है, ये दोनों लगभग सेम ही होती हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? आयंस मस्ट बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, जब भी कोई भी कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर फॉर्म होता है तो सिंबल ऑफ मेटल्स कम फर्स्ट, यानी जो मेटल्स का जो सिंबल होता है उसे हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं अपने पास एक कंपाउंड है CaO, क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम क्या होता है? मेटल होता है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल होता है। तो चूंकि कैल्शियम मेटल है इसलिए कैल्शियम को हम पहले लिखते हैं, ऑक्सीजन को बाद में लिखते हैं, हम OCA कभी भी नहीं लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl में क्या होता है? सोडियम आपका मेटल होता है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है। तो जो मेटल होता है उसको हम पहले लिखते हैं, इसलिए सोडियम को पहले लिखा गया है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर आपका क्या होता है? मेटल होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो जो कि आपको मेटल को आपको पहले लिखना होता है इसीलिए हम कॉपर को पहले लिखते हैं, ऑक्सीजन को बाद में लिखते हैं। तो पहला क्या हो गया? पहला रूल ये हो गया कि वैलेंसीज और आयंस इसके क्या होंगे? बैलेंस होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है तो उसमें मेटल्स को हम पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स को हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन polyatomic ions are used, ions are enclosed in brackets before writing the number of source of ratio, यानी अगर कोई भी एटम पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से अधिक एटम्स आपस में मिलकर कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, एक है CaOH का होल ट्वाइस, जैसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पॉलीएटॉमिक क्या है? पॉलीएटॉमिक है आपका OH, ये पॉलीएटॉमिक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। तो यह हाइड्रोक्सी आयन का अगर कोई भी नंबर बढ़ेगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिख के ऐसे लिखेंगे और इसी को हम बोलते हैं होल ट्वाइस। तो होल ट्वाइस में क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का ट्वाइस होता है, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं NH4 सल्फेट। तो NH4 क्या होता है? अमोनियम होता है, सल्फेट होता है। तो यहाँ पर सल्फेट भी आपका पॉलीएटॉमिक है, दो एटम एक साथ हैं, और यहाँ पर अमोनिया भी है, ये भी आपका क्या है? पॉलीएटॉमिक है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हुए हैं। अब अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलाकर अमोनियम बनाते हैं तो अमोनियम के यदि नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखने के बाद नीचे इस तरह से लिख देते हैं और इसको हम पढ़ते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो होल ट्वाइस का मतलब होता है वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, यानी कोई भी केमिकल फार्मूला को आपको लिखना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, वो रूल्स हम एक बार देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम ये है कि वी फर्स्ट राइट सिंबल, सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे ऑफ एलिमेंट्स के विच फॉर्म कंपाउंड्स, जो कि कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यानी कोई भी आपको केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हम सिंबल्स को एक साथ लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब दोनों एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपको कार्बन को पहले लिखना है,
फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, यानी दोनों एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स को लिख देना है। लिख दिया, वेरी गुड। दूसरा क्या करना है कि बिलो द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट्स वी हैव टू राइट देयर वैलेंसी, और उसके बाद उन दोनों के नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो इस तरह से दोनों के नीचे हम क्या कर देंगे, दोनों की वैलेंसी लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद क्या करना है कि नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम। आप दोनों जो एटम्स हैं उनको कंबाइन कर दीजिए और उनकी वैलेंसीज क्रॉस कर दीजिए। यानी जो 4 है वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और 2 किसके साथ चला जाएगा, कार्बन के साथ चला जाएगा। ये बात भी समझ में आई। आगे लिखा हुआ है विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम, यानी फर्स्ट जो एटम है यानी कार्बन जो है उसके साथ हम दूसरे की वैलेंसी लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे C2, ठीक है, एज ए सब्सक्रिप्ट। ठीक है, आगे लिखा है विद सेकेंड एटम, सेकेंड एटम क्या है आपका, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ हम क्या लिखेंगे, वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम की वैलेंसी कितनी है आपकी, 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो ये आपका केमिकल फार्मूला बना C2O4। अब यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन है, कॉमन कितना आ रहा है, 2। अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा CO2। अब ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, और ये मतलब दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला किस तरह से बनाना है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों एलिमेंट्स को आपको लिख लेना है। लिखने के बाद उन दोनों के नीचे उनकी वैलेंसीज लिखना है, और फिर वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहला वाला जो एटम है उसमें दूसरी वैलेंसी लिखेंगे और दूसरा वाला जो एटम है उसमें पहले की वैलेंसी लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से हम कोई भी केमिकल फार्मूला को राइट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास H2S यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब ध्यान में आता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है, हमने दोनों सिंबल लिख लिए। फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है वो लिख दिया, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है वो लिख दिया। इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन के साथ 2 हो गया और सल्फर के साथ 1 हो गया। तो जब हाइड्रोजन के साथ 2 हो जाएगा तो H2 और सल्फर के साथ 1 हो गया तो S। अब A1 को कहीं पे लिखो चाहे नहीं लिखो तो हमेशा रिप्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं CO2, जैसे मैंने अभी बताया था। तो CO2 में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, दोनों की हमने नीचे वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी लिखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बना, C2O4, या इसी को सिंप्लीफाई कर दिया तो बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, टेक 2 कॉमन ले लेना है और फिर डिवाइड कर देना है, जिससे आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम तीसरा एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है, दोनों को लिख लो। इसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसीज लिख लो। अब वैलेंसीज लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख जाएगा H1C1, और फिर हमें पता है कि 1 अगर लिखो तो नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फाइनल फार्मूला क्या हो गया, HCl। इसलिए कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, यही फार्मूला हम नियम काम करेंगे और इसी के बेस में कोई भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या होता है, कार्बन होता है और क्लोराइड क्लोरीन होता है, दोनों की वैलेंसी लिख दिया, कार्बन की 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, C1Cl4, 1 को अपन हटा सकते हैं तो CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम और दूसरा क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, MgCl2। बहुत सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, दोनों की वैलेंसी लिख दिया, एल्युमिनियम की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Al2O3, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपके पास आ गया। इसके बाद अगर बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का बिल्कुल ऐसे निकलेगी, ये है कैल्शियम, कैल्शियम को लिख दिया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को लिख दिया, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी लिख दिया, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख दिया। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आपको फार्मूला बना Ca2O2। यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, इसलिए कॉमन लेने के बाद जो आपका केमिकल फार्मूला आया वो क्या आया, वो आया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो अगर हमें उसकी बैलेंस ही पता है तो हम उसे आसानी से उसका फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास की मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इट इज अ सम of atomic masses of all the atoms
इन अ मॉलिक्यूल्स आर दैट सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को यदि हम टोटल कर दें तो उसे हम बोल देंगे मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से सुनना कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को यदि हम टोटल कर दें तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एग्जांपल से बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यदि हम H2O के मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो H2O एक आपका कंपाउंड है। कंपाउंड में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास दोनों को टोटल कर लिया जाए तो यह हो जाएगा H2O का मॉलिक्यूलर मास। जैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। इनटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। फिर प्लस कर देंगे किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 है। एटॉमिक मास किसका लिखेंगे? ऑक्सीजन का। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 2 एटम हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का, टोटल कर लिया तो आ गया 18 यूनिट, और 18 यूनिट किसका मॉलिक्यूलर मास है? H2O का। तो इस तरह कोई भी हो उसका हम निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल आप और देते रहूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है NaCl, तो NaCl क्या है? आपका कंपाउंड है, ठीक है, NaCl कंपाउंड है। अब NaCl सोडियम का कितना होता है? तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35। अब इन दोनों का अगर टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 58। तो 58 किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया? आपका HCl का, वो NaCl का। तो इस तरह कोई भी कंपाउंड आपके पास है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है तो सभी के एटम्स को टोटल अगर हम कर देंगे उसका तो आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास क्या होता है कि नॉर्मल तौर पर जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स की गणना करते हैं, जब फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला की बात करते हैं। ये दोनों लगभग सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फार्मूला यूनिट मास क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास का सम होता है या आयंस का, एंड एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला फॉर ए कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के फार्मूले में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। किसी भी कंपाउंड के फार्मूले में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। यानी थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे यहाँ पर हमने NaCl का एग्जांपल्स लिया, तो NaCl में 2 एटम प्रेजेंट है। किसका? एक आपका NaCl यानी सोडियम का और दूसरा क्लोरीन का प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोरीन का अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास का तो वो होता है 23, और क्लोरीन की अगर बात करें 35.5 होता है। अब यदि हम फार्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, ये आपका सोडियम का हो गया और ये आपका क्लोरीन का हो गया, दोनों का टोटल कर दिया तो हो गया 58.5 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पिछला वाला एग्जांपल्स की बात करें तो लगभग सेम आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने 35.5 लिया है क्लोरीन का और वहाँ पर हमने 35 लिया है, तो ये लगभग बराबर होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अभी कभी कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर आंसर 58 आ रहा था, यहाँ पर 58.5 आ रहा है। तो ये हो गया आपका फार्मूला यूनिट मास। आइए अब देखते हैं आयंस कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं किसी भी कंपाउंड्स में उन्हें हम बोलते हैं आयंस या चार्ज। तो क्या होते हैं आइए डिफाइन कर देता हूं। एन आयन मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी आयंस क्या होता है? आयंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एटम के रूप में या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के रूप में जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें ही हम बोलते हैं आयंस। जैसे सोडियम है, अगर हम सोडियम को यहाँ पर लिख देते हैं Na, तो ये हो गया आपका सोडियम का एटम। अब इसी सोडियम के एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो यही क्या बन गया आपका सोडियम का आयंस। क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन का एटम हो गया, क्लोरीन के पास माइनस लगा दिया तो ये बन गया आयन। यानी किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे हमने लिख दिया ग्रुप ऑफ एटम की बात अगर हम कर लें तो ये लिख दिया हमने अमोनियम NH4, तो NH4 क्या होगा? अमोनियम। अब अमोनियम के बाद यदि हम प्लस चार्ज यहाँ पर लगा देते हैं तो ये भी क्या हो गया? आयंस। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर यदि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे ही हम बोलते हैं आयंस। क्लियर? जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज में है, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज में, कैल्शियम डबल पॉजिटिव में है, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है इनके वैलेंसीज के बेस पे, और चूंकि इन पर चार्ज है और इसीलिए क्या है? आयंस है, ये एटम्स नहीं है। दूसरे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सब नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे क्लोरीन सिंगल माइनस होता है, सल्फर डबल माइनस होता है, इसी तरह OH मोलियो एटॉमिक है, सिंगल माइनस होता है, SO4 सल्फेट डबल माइनस होता है, तो ये भी क्या है? आपके आयंस। तो सिंपली आप कह सकते हैं कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं आयंस। क्लियर? ओके।
आइए अब हम देखते हैं कि आयंस को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो वी कैन क्लासीफाई आयंस इन टू टाइप्स, यानी हम आयंस को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं सिंपल आयंस और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, सिंपल आयंस है, कंपाउंड आयंस। तो सिंपल आयंस में क्या होता है कि सिंपल एक एलिमेंट्स का एटम होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम है और मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। चूंकि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसे हम बोलते हैं सिंपल आयंस। सोडियम सिंगल चार्ज है, सिंगल एलिमेंट है, सोडियम आयन कहलाएगा और ये भी आपका क्या होगा, सिंपल आयंस। दूसरा आपका है क्लोरीन आयन। क्लोरीन भी आपका सिंगल एलिमेंट है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइड आयन होगा और ये भी आपका क्या होगा, सिंपल आयंस। इसी तरह एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, एल्युमिनियम आयंस है और यहाँ पर भी सिंगल एलिमेंट है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल आयंस। और अगर एक से अधिक एलिमेंट के साथ चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड आयंस। कैसे, जैसे यहाँ पर NH4 4 पॉजिटिव आयंस है, तो NH4 पॉजिटिव आयंस में क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ये जो 4 है वो आपका ऊपर कभी नहीं लिखा जाता है, NH4 यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। तो NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसे हम बोलते हैं अमोनियम आयंस। और चूंकि यहाँ पर एक से अधिक एलिमेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड आयंस। इसी तरह इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट आयंस। 2 हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के माइनस डबल माइनस चार्ज है, तो इसे हम बोलेंगे कंपाउंड आयंस। इसी तरह सल्फेट है, SO4 डबल माइनस है, तो इसे बोलते हैं सल्फेट आयंस। इसी तरह OH माइनस है, इसे बोलते हैं इसे हाइड्रोक्सी आयन। तो जब एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ चार्ज होता है तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड आयन, जब सिंगल एलिमेंट्स के साथ चार्ज होता है तो इसे हम बोलते हैं सिंपल आयंस। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। क्लियर, ओके। आइए अब हम देखते हैं केमिकल फार्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कुछ आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले कैसे बनेंगे। तो जैसे नॉर्मल तौर पे उस समय हमने जब केमिकल फार्मूले लिखने की विधि देखी थी तो उसने में हम सब कुछ सिंपल्स वे में कवर कर रहे थे। तो सिंपल्स वे में कवर करते हैं तो वहाँ पर सिंगल एटम्स रहते थे और यहाँ पर हम पॉलीएटॉमिक्स की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोडियम लिख देते हैं और फिर कार्बोनेट लिख देते हैं, फिर दोनों को वैलेंसी लिख देते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम सल्फेट की बात होती है तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर सल्फेट है। सल्फेट आपका मॉलियोएटॉमिक होता है इसलिए दोनों की वैलेंसी लिख देते हैं। वैलेंसी लिखने के बाद क्या करते हैं, क्लास मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम लिख दिया हमने, हाइड्रोक्साइड लिख दिया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस आपका कंपाउंड्स का फार्मूला बन जाता है। इसी तरह अगर हम अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट में NH4 और SO4। NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, ये आपका सल्फेट होता है। दोनों की वैलेंसीज हमने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये आपको बन गया कंपाउंड। दूसरा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम लिख दिया, हाइड्रोक्साइड लिख दिया। मैग्नीशियम आपका पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव चार्ज है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो MgOH का होल ट्वाइस आ गया। अच्छा, पूरे फार्मूले में आपने एक चीज़ गौर करी क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले लिखा जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये नहीं आए कि जैसे सोडियम के नीचे प्लस चार्ज है, ठीक है, सोडियम के नीचे क्या है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो प्लस चार्ज इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये पहले आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट अभी तो 9th क्लास में ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बट अगर हम जाएंगे 11th और 12th क्लास में तो वहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मोल कंसेप्ट। इसलिए अगर आज की केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कह सकते हैं कि 25% केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई है। और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो जीवन भर केमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे पर कभी भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या होता है मोल कंसेप्ट, तो मोल क्या होती है, एक यूनिट होती है। अगर हम बात करें मोल क्या होता है तो मोल आपकी एक यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। किस तरह की यूनिट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कह दें कि एक जोड़ा, तो एक जोड़ा मतलब क्या होता है, एक जोड़ा मतलब 2। अगर हम कहते हैं 1 डजन तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। ये चीज समझ में आई। जब ये चीज होती है तो उसी तरह से एक अगर हम मोल की बात कर दें तो एक मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना
सिर्फ यहाँ पर नंबर्स बढ़े, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 12 हो गए और यहाँ पर इतनी संख्या हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ, ध्यान से सुनना, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, वो चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस, पार्टिकल्स होने चाहिए, चाहे फिर वो केले हों, संतरे हों, सेब हो, मौसमी हो, कुछ भी हो। कितने होने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इनका ग्रुप होना चाहिए। अगर इनका ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं एक मोल। जैसे मान लेते हैं इतने एप्पल्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल एप्पल, इतने बनानास हो जाते हैं तो 1 मोल बनानास, इतने एटम्स हो जाते हैं तो 1 मोल एटम, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस हो जाते हैं तो 1 मोल आयंस, इतने स्टूडेंट्स हो जाते हैं किसी स्कूल में 1 मोल स्टूडेंट्स। समझ में आया? दैट इज मोल कंसेप्ट। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे की सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। जैसे 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू इतने एटम्स, एक दर्जन केले मतलब 12 केले, तो उसी तरह 1 मोल एटम बराबर इतने एटम्स। तो ये संख्या आपको हमेशा ध्यान रखना, और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो होता है, एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे गैड्रो, और उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब ध्यान से देखना, जब हम 1 मोल्स की बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या लिखेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसका मतलब हम इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें 1 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मतलब हम इतने ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि 6.022 इंटू 10⁻23 इज एवोगैड्रो नंबर, और इसे हम एल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसको आप हमेशा याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, कहीं कहीं पर भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब 23 आ जाता है तो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप सिर्फ यही याद रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात और सब समझदारी वाली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझने वाली बात है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब हम 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के अगर 1 मोल एटम हम ले लें, कितने? 1 मोल एटम, तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 1 ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो जितना भी उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा वो कितने बराबर होगा? 1 मोल एटम के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, 1 मोल एटम के बराबर होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझना। मान लेते हैं कि कोई भी एटम हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया कितना? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लें, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम हम क्या ले लें? हाइड्रोजन, तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे? तो वो होंगे आपके 1 मोल एटम। एक ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें कितने एटम होंगे? 1 मोल एटम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, नहीं सॉरी, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 16। ठीक है, अब अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, क्या ले लें अपन? 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने ले लिया 16 ग्राम ऑक्सीजन, और अगर 16 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे पता है? वो होंगे 1 मोल एटम। अगर हम H2O का मॉलिक्यूल्स ले लें तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? वो होता है 18 ग्राम। ठीक है, अगर हम 18 ग्राम क्या ले लें? H2O, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल। कितने होंगे?
1 मोल। यानी कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका जितना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। वही चीज यहां पर तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एन मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। बात समझ में आई? चलो और मजेदार बात यहां पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है कि द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कितना होता है, तो वो होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हम बात करें कि H2O, तो H2O एक सब्सटेंस है, तो H2O का मोलर मास कितना होगा? तो यदि हम H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें तो उसका जितना मास होगा वही क्या होगा? वही उसका मोलर मास होगा। और मोलर मास कितना होगा? जितना उसका एटॉमिक मास होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि यदि 18 ग्राम अपन लेंगे तो कितने पार्टिकल्स आएंगे? 1 मोल। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज इक्वल टू, और ये कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट या सब्सटेंस, 1 मोल बराबर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा मोल कंसेप्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट। ठीक है, इट्स मोलर मास कितना होगा? 1 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास नाइट्रोजन की बात करें तो 14 यूनिट होता है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ अगर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है? 256 ग्राम पर मोल। और इसी तरह HCl का अगर मोलर मास की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 36.5 ग्राम प्रति मोल। इसे हम बोलते हैं मोलर मास, यानी 1 मोल में कितना मास होगा। सिंपल सी बात ये समझना, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसके 1 मोल का कितना वेट होगा उसे हम बोलते हैं मोलर मास। आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पर एंड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, वो जब हम NCERT के जो एक्सरसाइज पोर्शन पे आएंगे तब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, गिवन मास कितना है और उसका मोलर मास कितना है। यदि मोलर मास और गिवन मास पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बता दिया कि 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, क्या पूछ रहा है आपको? मोल पूछ रहा है। ठीक है, अब इस फार्मूले में जब रखेंगे तो फार्मूला क्या कहता है कि गिवन मास, तो गिवन मास कितना है? 18। वेरी गुड। फिर इसका मोलर मास कितना होता है? तो आपको पता है कि जो H2O होता है उसका मोलर मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है 2, और इसका 16 होता है, तो 16 + 2 कितना होगा? 18। तो मोलर मास कितना हो गया? 18। 18 से डिवाइड किया कितना आ गया? 1 मोल। तो 1 मोल आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको पार्टिकल्स दिए हुए नंबर ऑफ तो उसको लिखेंगे और नीचे जो एवोगैड्रो नंबर है उसको लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया गया कोई भी, जैसे मान लेते हैं दे दिया गया 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के। अब उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? अपन सीधे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल आपका आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जानबूझ के ये संख्या ली ताकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर कोई दूसरी नंबर भी हम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। या इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है n = n/n नॉट या m/m। ये होता है m/m, ये भी मोल के बराबर होता है और ये भी मोल के बराबर होता है। यदि दोनों फार्मूलों को हम कंबाइन करते हैं तो m = क्या हो जाता है? m = हो जाता है m × n/n
नॉट। परसेंटेज अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का परसेंटेज कितना है, तो मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जितना मास है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल जो कंपाउंड का मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा किसी भी एटम का किसी भी कंपाउंड में। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो इस तरह से ये आपका जो थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, कुछ टॉपिक्स हमने सेकंड पार्ट में कवर किए, और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हम अगला लेक्चर इसका बनाने वाले हैं वो पूरी तरह से बेस्ड होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर, यानी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर डाउट्स हैं तो आप व्यक्तिगत मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपके सारे आंसर्स को क्लियर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।